नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे सीएम भूपेश बघेल की। रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल दौरे से सीएम भूपेश बघेल वापस लौट आए हैं। 4 दिन बाद रायपुर लौटे हैं सीएम बघेल और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत सीएम का किया है। हिमाचल के लिए सीनियर ऑब्जर्वर सीएम भूपेश बघेल बनाए गए थे और उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, इसका भी जिक्र सीएम भूपेश बघेल ने लौटते ही किया। तो बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। इस तरह से जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री का रायपुर एयरपोर्ट पर हुआ। ड्राइवर का बेटा चुनाव जीता है, मुख्यमंत्री बना है, वो बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग हिमाचल गए थे और जीत में हिमाचल जीत में छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहा। यहाँ के भी साथी लगातार वहाँ गए, प्रचार प्रसार किए और छत्तीसगढ़ के उन योजनाओं को वहाँ 10 गारंटी में शामिल किया गया। तो उसका बड़ा प्रभाव है और हिमाचल की जनता बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अब हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि से अब कांग्रेस की शुरुआत हुई है, तो पूरे देश भर में वो संदेश जाएगा। अभी तक हम 2 राज्य में थे, अब तीसरा राज्य हिमाचल हो गया है। कर्नाटक की बारी है, वहाँ भी कांग्रेस का परचम लहराएगा, हमें पूरा विश्वास है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात दे दी है। नागपुर रेलवे स्टेशन से आज उन्होंने नागपुर बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, रवाना कर दिया है। ट्रेन के बिलासपुर पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी बीजेपी नेताओं और लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। जमकर स्वागत इस ट्रेन का हुआ। राजनांदगांव पहुंचने पर ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया और पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद संतोष पांडे ने वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। दुर्ग में सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस तरह से ही रायपुर में भी बीजेपी नेताओं ने ट्रेन का स्वागत किया और इसके बाद ट्रेन बिलासपुर पहुंची, जहां लोगों ने जोरदार तरीके से ट्रेन और क्रू मेंबर्स का स्वागत किया। तो वंदे भारत ट्रेन शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में चलेगी और ये ट्रेन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया और नागपुर के बीच चलने वाली है। नागपुर से सिर्फ 5.5 घंटे में बिलासपुर की दूरी तय हो जाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने ट्रेन के किराए को लेकर सवाल उठाए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग सेंट्रल रेलवे की नागपुर की कल्चरल टीम से मेंबर्स हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे नागपुर का नाम बहुत बड़ा हो रहा है। ट्रेन में चढ़ के, नए वंदे भारत में चढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक शब्दों में कहा जाए तो जमीन पर एरोप्लेन की फैसिलिटी इसमें मिल रही है। सर, बहुत ही एक्साइटेड थे जो ट्रेन में बैठने के लिए। हमें इस ट्रेन में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। It's to be an historic moment for us. We are civilian, but we are the part of this moment. So we are very feel to be proud. सर, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इतनी लग्जरियस ट्रेन में बैठने का मौका मिला। हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये ट्रेन बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, सब चीज की सुविधा भी है। यहाँ पर मतलब सारा सिस्टम मैंने देखा है, ऑटोमेटिक है, साथ ही साथ लाइट है, डैशबोर्ड है। ये ट्रेन पे भी 130 में अभी ये गाड़ी चल रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खबर ही नहीं है, बहुत मक्खन है सर। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे 130 किलोमीटर की रफ्तार वाली सुपर फास्ट ट्रेन का शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है। पूरे देश में कनेक्टिविटी और रफ्तार
दोनों बढ़ाने का प्रयास चल रहा है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं सफल हुई है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है। लोगों को अच्छी सुविधा, ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अश्वनी वैष्णव जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। उसी का ये नतीजा है कि आज वंदे भारत एक्सप्रेस की ये सौगात हम सबको प्राप्त हुई है। राजनांदगांव की जनता का और वो आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी और अश्वनी वैष्णव तक गई और उन्होंने यहाँ ठहराव दिया। और मैं ये कहूंगा कि सम्माननीय वैष्णव जी यहाँ के राजा का एक प्रकार से आकांक्षा को पूरा किया है, बलराम दास जी की आकांक्षा पूरी हुई है। ये जनता की ताकत है, ये आप सबका आशीर्वाद है, ये आप सबका आशीर्वाद पूरा परिणाम है। और मातरम ट्रेन छत्तीसगढ़ पहुंच रही है और भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए उनके पार्टी के सांसद बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा ले रहे हैं स्वागत में। बहुत अच्छी बात है, नए ट्रेन का स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये भी साथ में इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि एक ट्रेन को चलाने के लिए इतने सारे उसके तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं और सैकड़ों ट्रेन रोज़ रद्द हो रही है और लोगों को प्लेटफार्म में रात गुजारना पड़ रहा है, दर दर के लोगों को ठोकरे खाना पड़ रहा है। उसका जवाबदारी कोई नहीं लेता है। इसकी भी नैतिक जवाबदारी आम आदमी के लिए तो ये बहुत महंगी ट्रेन है। एक फ्लाइट के बराबर इसकी टिकट की रेट है और इसकी जवाबदारी कि कब कहाँ खड़ा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और अब बात करेंगे आरक्षण पर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक अभी भी राजभवन में फंसा हुआ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके से कांग्रेस ने विधेयक पर जल्द से जल्द साइन करने की अपील भी की है, लेकिन राज्यपाल ने 76% रिजर्वेशन पर ऐतराज जाहिर किया है। उन्होंने साफ किया है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही बिल पर हस्ताक्षर होंगे और ऐसे में आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने में वक्त लग सकता है। आरक्षण में कटौती से नाराज आदिवासियों को मनाने के लिए भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरक्षण संशोधन विधेयक पास तो कर दिया, लेकिन अभी यह विधेयक राजभवन में फंस चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दो चूक कहा है कि उन्होंने सिर्फ आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने को कहा था, लेकिन सरकार ने सबका आरक्षण बढ़ा दिया। राज्यपाल ने कहा कि सभी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद ही वो बिल पर साइन करेंगी और इसमें अभी और वक्त लग सकता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी का भी अहित ना हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, जो भी आरक्षण किया है उन सभी को इसको जस्टिस मिले, उस दृष्टि से कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई परिस्थितियां पैदा ना हो कि फिर वो कोर्ट में जाकर या तो स्टे हो जाएगा तो फिर जहाँ का ताव हो जाएगा। तभी मैं आज साइन कर दूँ बिना सोचे, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था जो जनजाति का आक्रोश को शांत करना, उनकी मांग को लेकर जो चिट्ठी मैंने लिखी आपके सामने, वो सारी तथ्य को मैंने बता दिया। राजभवन में फंसे आरक्षण संशोधन बिल के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर पिछले दरवाजे से बिल रोकने के आरोप लगाए। उन्होंने राज्यपाल से विधेयक पर जल्द साइन करने की अपील की। वहीं मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि राज्यपाल पर दबाव होगा, इसीलिए अभी तक बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुए। जनता पार्टी का जो चेहरा था ना, वो साफ हो गया है कि वो आरक्षण के पक्ष में है कि खिलाफ में है। पहले बहुत लंबा लंबा बात कर रहे थे आरक्षण के लिए, जब विधानसभा में पारित हो गया तो पिछले दरवाजे से उसको रोकने का पूरा कोशिश। राज्यपाल जी को अब विलंब नहीं करना चाहिए, यही हम आग्रह भी कर रहे हैं उनसे बार बार कि सभी लोगों का काम रुका हुआ है, चाहे एडमिशन हो, चाहे नौकरी में भर्ती हो, प्रमोशन हो, सब काम रुका हुआ है। इसलिए हम लोग इस उम्मीद में है, राज्यपाल भी महिला है और आदिवासी है, राष्ट्रपति भी महिला है, आदिवासी है, इसलिए उम्मीद तो करना पड़ेगा। अब राज्यपाल महोदया चाहती हैं कि इस विधेयक के सभी कानूनी पहलू पर अच्छे से चर्चा करें ताकि ये विधेयक किसी कोर्ट में और किसी अन्य स्थानों पर चैलेंज ना हो पाए। और जब इस विधेयक पर राज्यपाल महोदया हस्ताक्षर करे तो यह कानून का रूप ले। जब इसके लिए वो समय ले रही है तो कांग्रेस से सब्र नहीं हो रहा है
वे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस को जल्दी है कि एक और राज्य मंत्री बनाने की, एक और कैबिनेट मंत्री बनाने की। दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक पास करने की जरूरत सर्व आदिवासी समाज की भारी नाराजगी की वजह से सामने आई थी। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को अवैधानिक बताया था, जिसके बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया था। लंबे समय से इसको लेकर आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा था। राज्यपाल का कहना है उन्होंने सिर्फ आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन संशोधन विधेयक के जरिए दूसरे वर्गों का आरक्षण भी बढ़ा दिया गया, जिससे आरक्षण बढ़कर 76% हो जाएगा। मुश्किल यह है कि कोर्ट 58% आरक्षण को अवैधानिक बता चुका है। ऐसे में 76% आरक्षण तो कहीं ज्यादा है। राज्यपाल का कहना है कि बिना सभी पहलुओं पर विचार किए वो विधेयक पर साइन नहीं करने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां पर आईएएस शैंकी बग्गा ने नौकरी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी में प्रवेश कर लिया है। शैंकी बग्गा ने बताया कि पीएम मोदी के कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया है। 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर शैंकी बग्गा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नागपुर और ओडिशा में काम कर चुके हैं। मुझे लगा काम करते मुझे लगा कि मुझे और कुछ अच्छा करना चाहिए देश सेवा के लिए, ग्राउंड लेवल में जाके करना चाहिए, तो फिर मैंने रिज़ाइन करने का सोचा और अभी मैंने रिज़ाइन किया हुआ है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मुझे भरत वर्मा जी मिले, कल वो आए, उन्होंने मुझे और प्रेरित किया कि आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है। तो उनसे बात करके मुझे लगा कि अब सही समय है कि मैं अभी ज्वाइन करके देश सेवा करूँ और ग्राउंड लेवल में जाके अच्छा काम करूँ। और अब चर्चा करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां सड्डू इलाके में स्थित वृंदावन कॉलोनी से 8 साल की लापता बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। परिजन भी लगातार बयान बदल रहे हैं। पुलिस को अब तक अपहरण के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। परिजनों के बार बार बयान बदलने से मामले के खुलासे में कई तरह के पेंच फंस रहे हैं। आपको बता दें कि 8 दिसंबर की रात से ही मासूम लापता है। नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उन पर से पुलिस के लिए नए नए तथ्य मिल रहे हैं, तो उन पर उन दिशा में भी काम करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है इस वजह से, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से। इसके अलावा भी हम आसपास के सराउंडिंग जो नियर डियर हैं, परिवार परिजन वगैरह और वहाँ जो रहने वाले हैं उन पर भी थोड़ा नज़र रख रहे हैं, क्योंकि संभवतः बच्ची जो है किसी परिचित के साथ जाना ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी देखते हैं इसको आगे क्या हो सकता है। अभी तक अपहरण के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। जोर ज़बरदस्ती ऐसी जो कोई चीज़ अभी तक तो प्रमाणित नहीं हुई है। बाकी फिर भी चूंकि नाबालिग का मामला है तो इसलिए इसको थोड़ा सिंसियरली देख रहे हैं। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर है। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। बेकाबू कार घर में जा घुसी है। सड़क हादसे में बच्ची की मौत हो गई। इलाज के दौरान बच्ची की जान चली गई है। वाड्रफ नगर पुलिस चौकी क्षेत्र का ये मामला। तस्वीरें इस कार की आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से बेकाबू कार इस घर में जा घुसी। इस हादसे की वजह से एक बच्ची की जान चली गई है। तो इलाज के लिए इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और अब पुलिस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। और अब कांकेर से बड़ी खबर है। शादी समारोह से लौट रहे 4 लोग लापता हो चुके हैं। एक ही कार में ये सभी लोग सवार थे। कार समेत चारों लापता हैं। अब तक कोई सुराग इनका नहीं लग पाया है। पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। लापता लोगों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। कांकेर का है, जिसमें कल रीना दत्ता के यहाँ एक रिसेप्शन की पार्टी रखी गई थी, जिसमें उनके जो रिलेटिव हैं, जिसमें 3 पुरुष 1 महिला है। कल रिसेप्शन के बाद लगभग 10 सवा 10 के आसपास वो कोंडागांव के लिए निकले थे और कल रात से वो गायब है, जिस पर हमें सूचना मिली थी, जिस पर आज थाना कोतवाली कांकेर में गुम निशान कायम किया गया है। कायमी के पश्चात जहाँ से हमें उनका लास्ट लोकेशन मिला है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके पतासाजी की जा रही है। उनके परिजनों से भी पूछताछ किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके जो मोबाइल हैं उनको भी हम फिल्टर कर रहे हैं और फिलहाल अभी जाँच जारी है। सर वो इसमें 2 जो व्यक्ति हैं, एक विश्वजीत सरकार और एक है हजारीलाल, ये दोनों कोंडागांव से हैं, और जबकि सपन और रीता सरकार ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये रीता दत्ता के यहाँ उनके जो लड़की की शादी उसके रिसेप्शन में शामिल होने के आए हुए थे। सर उनकी उम्र क्या होगी लगभग? लगभग ये सब 45 प्लस है सभी। और अब भिलाई से बड़ी खबर है। महादेव ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है।
पैनलिस्ट नसीम को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर में संचालित हो रहा था ये 3 पैनल और साथ ही साथ 6 महीने में 10 पैनल आरोपी बेच चुका है। आरोपी ने 10 अकाउंट के जरिए करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी किया है। महादेव ऐप के मुख्य सरगना से सीधे संपर्क में आरोपी था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस की तरफ से यही उम्मीद कि कई सारे बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। पैनलिस्ट नसीम को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और महादेव ऐप के खिलाफ इसी तरह से दुर्ग पुलिस की कार्रवाई जारी है। और अब नारायणपुर से बड़ी खबर है। नारायणपुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, इसी बीच नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। नक्सली ने आईडी भी ब्लास्ट किया है। जवानों की जवाबी कार्रवाई से हालांकि नक्सली भाग निकले। ओरछा थाने से गोदाड़ी गांव की ओर सर्चिंग पार्टी निकली थी। उसी दौरान सर्चिंग पार्टी पर हमला हुआ। डीआरजी और सीएएफ के जवान भी इसमें शामिल थे। हालांकि इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। और अंबिकापुर शहर के एक युवा वैज्ञानिक ने एक ऐसा ई-बॉल तैयार किया है जो बदबूदार नालियों और तालाबों के पानी को साफ कर देता है, पीने योग्य बना देता है। नगर निगम अंबिकापुर में सफल प्रयोग के बाद अब कई प्रदेशों की नगर निगम से ई-बॉल की मांग की जा रही है। युवा वैज्ञानिक प्रशांत शर्मा ने 12 सालों की मेहनत के बाद इस ई-बॉल को तैयार किया है। निगम इस ई-बॉल का इस्तेमाल पिछले 2 सालों से नालियों और तालाबों की सफाई के लिए कर रहा है और युवा वैज्ञानिक की माने तो तालाबों के गंदे पानी को साफ करने के लिए 15 दिनों का वक्त लगता है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ पानी साफ होता है बल्कि पीने योग्य हो जाता है। महापौर अजय तिर्की भी शहर के कई नालियों और तालाबों में इस ई-बॉल का प्रयोग करने की बात कह रहे हैं। निगम के क्षेत्रों में नालियों के साथ साथ तालाबों का भी शुद्धिकरण का काम कर रहे थे, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला और शहर की नालियों से जो बदबू आती थी वो उससे दूर हुआ। जो जाम नालियों की समस्या थी उसको भी हम लोगों ने ठीक किया। इससे हमारे यहाँ जो मिस्टर प्रशांत जी हैं और जो जैव वैज्ञानिक है उनके द्वारा में एक बायोडाइजेस्टिव ई-बॉल बनाया गया है जो कि